हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन एकेडमी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नागरिक शास्त्र के पाठ्य योजना के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर विद्यालय का नाम होता है, फिर यहाँ पे नीचे छात्राध्यापक का नाम, जैसे मेरा नाम है चंदन कुमार कुशवाहा, तो यहाँ पे मैंने अपना नाम, और फिर आप ऐसे कॉलम पे आ जाते हैं जहाँ पे लिखा होता है दिनांक, विषय, कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि। अवधि हमेशा पाठ्य योजना की 40 मिनट की होती है, वह चाहे पाठ्य योजना किसी भी विषय का क्यों ना हो। प्रकरण यहाँ पे है हमारा राज्यसभा। यहाँ है सामान्य उद्देश्य। चलिए सामान्य उद्देश्य एक-एक करके समझ लेते हैं। उससे पहले समझ लेते हैं सामान्य उद्देश्य होता क्या है। तो सामान्य उद्देश्य विषय से रिलेटेड होता है कि हम किसी विषय के माध्यम से छात्रों में क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं, वही सामान्य उद्देश्य होता है। तो चलिए एक-एक करके एक-एक सामान्य उद्देश्यों को समझते हैं। पहला है लोकतांत्रिक नागरिक का विकास करना। लोकतांत्रिक नागरिक से क्या मतलब है? ऐसा नागरिक जो लोकतंत्र के मूल्यों में विश्वास रखता हो, लोकतंत्र के बारे में जानता हो, लोकतंत्र का ज्ञान हो। दूसरा चीज़ है उचित नेतृत्व का विकास करना। दूसरा चीज़ है उचित नेतृत्व का विकास करना, यानी कि लीडरशिप क्वालिटीज़ जो नेतृत्व की गुण होते हैं, वह उनके अंदर विकसित करना। तीसरा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना। अगर कोई भी मुद्दा हो, कोई भी समस्या हो, तो जो छात्र है या छात्रा है, वह राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी उस समस्या या मुद्दे को देख सके, या अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण या उस मुद्दे या समस्या को वह देख सकता है, अगर उसके अंदर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास हुआ रहेगा। चौथा है देश की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। हम नागरिक शास्त्र के माध्यम से छात्र और छात्राओं को देश में, समाज में क्या चल रहा है, राजनीतिक परिवर्तन क्या-क्या हो रहे हैं, आर्थिक समस्याएँ एवं आर्थिक परिवर्तन क्या हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी नागरिक शास्त्र के माध्यम से छात्रों में कराई जाती है। पाँचवा है विश्व में नागरिकता की भावना का विकास करना। हम कहते भी हैं विश्व वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि विश्व बंधुत्व, यानी कि विश्व में सारे संसार के लोग आपस में भाई ही हैं, और सारा हमारा जो संसार है वह एक ही घर है। तो विश्व में नागरिकता की भावना का विकास करने से मतलब है कि आप एक किसी देश के नागरिक नहीं हैं, आप किसी एक राज्य के नागरिक नहीं हैं, बल्कि आप पूरे विश्व के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बने। यह चीज़ सिखाता है नागरिक शास्त्र। छठवां क्वेश्चन है छात्रों में कर्तव्यों एवं अधिकार का सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि संविधान में कर्तव्य और अधिकार दिए गए हैं, उनका थ्योरेटिकल नॉलेज और उनका व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है कि छात्र उसका अपने जीवन में अच्छे से उपयोग कर पाए और अपने कर्तव्यों का पालन कर पाए। सातवां है छात्रों में देश प्रेम व राष्ट्रीय भावना का विकास करना। छात्रों में पूर्व घटित घटनाओं के आधार पे और हाँ, अपने देश के बारे में बता के उनके अंदर देश प्रेम की भावना विकसित की जाती है और राष्ट्रीय भावना का विकास किया जाता है। आठवां है छात्रों की मानसिक शक्तियों एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। छात्र की जो मानसिक शक्ति सोचने की है, उसकी थिंकिंग को हम और ज़्यादा सोचने के लिए विकसित करते हैं और उनके देखने का नज़रिया वैज्ञानिक बनाते हैं, ना कि किसी ऐसे कोई कुछ कह दिया हम मान लिए, नहीं, उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाता है। 9वां है प्रजातंत्र के लिए दृढ़ विश्वास उत्पन्न करना, यानी कि जो डेमोक्रेसी है, जो प्रजातंत्र है, यानी कि पीपुल्स गवर्नमेंट है, उसके प्रति दृढ़ विश्वास, यानी कि उसमें बिलीव करना, यानी कि डेमोक्रेसी में बिलीव करना, ये सारा चीज़ कौन सिखाता है? नागरिक शास्त्र। उसके बाद से हम आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पे। विशिष्ट उद्देश्य आपको पता है कि यह प्रकरण से संबंधित होता है। जैसे यहाँ पे हमारा प्रकरण राज्यसभा है, तो विशिष्ट उद्देश्य राज्यसभा से संबंधित होगा। तो राज्यसभा का सबसे पहला है यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य ज्ञान से संबंधित होता है, छात्रों के ज्ञान से संबंधित। तो छात्र राज्यसभा के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, या छात्र राज्यसभा के से परिचित हो सकेंगे। छात्र यह जान सकेंगे कि राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। छात्र राज्यसभा के बारे में प्रत्यय कर सकेंगे। यह सारा चीज़ हम ज्ञानात्मक में लिख सकते हैं। उसके बाद से आता है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य छात्रों की समझ से संबंधित होता है, यानी कि समझ,
यानी कि छात्र कितना अंडरस्टैंड करता है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग उसकी कितनी बढ़ी, यह बोधात्मक उद्देश्य में देखा जाता है। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र राज्यसभा के कार्यों के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। छात्र अगर उस चीज़ को समझ लेगा तो वह क्या कर सक पाएगा, उस प्रकरण का अच्छे से व्याख्या कर पाएगा। छात्र राज्यसभा का चुनाव कर सकेंगे, यह थोड़ा-सा बोधात्मक उद्देश्य गलत है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि छात्र राज्यसभा तथा लोकसभा में अंतर कर सकेंगे, यह लिख सकते हैं। या लिख सकते हैं कि छात्र राज्यसभा के बारे में समझ सकेंगे। ये दोनों चीज़ हम लिख सकते हैं। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य है कि किसी उद्देश्य का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, किसी प्रकार। तो अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य यही होता है कि किसी प्रकरण का हमारे जीवन में या हमारे व्यवहारिक जीवन में उसका क्या उपयोग है। तो छात्र राज्यसभा की नीतियों का प्रयोग अपने हक के लिए कर सकेंगे। छात्र राज्यसभा की कार्यवाहियों को अपने व्यवहार में ला सकेंगे। छात्र राज्यसभा की नीतियों की या राज्यसभा की कार्यप्रणाली की जांच कर सकेंगे। यह सारा हम अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में लिख सकते हैं। फिर नीचे आ जाइए, यहाँ पे होता है सहायक सामग्री और एक होता है आवश्यक सामग्री। एक आवश्यक सामग्री और एक होता है सहायक सामग्री। आवश्यक में चाक, डस्टर, श्यामपट्ट आता है। चाक, डस्टर और श्यामपट्ट ये आवश्यक में आ जाएगा, और सहायक में चार्ट पेपर, लपेट श्यामपट्ट, मॉडल, मानचित्र इत्यादि आता है। उसके बाद से नीचे है पूर्व ज्ञान। छात्र राज्यसभा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद से हम आते हैं प्रेजेंटेशन पे। प्रेजेंटेशन नहीं, ये पाठ प्रस्तावना के प्रश्न सबसे पहले। उसमें 3 कॉलम होगा, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन। पहला है भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, तो छात्र का उत्तर आएगा संसदीय शासन प्रणाली। तो दूसरा क्वेश्चन होगा, ये जिग जैग वे में है क्वेश्चन आंसर, देखिए संसदीय प्रणाली में कितने सदन हैं? 2 सदन। दोनों सदनों के नाम बताइए, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पे उत्तर आएगा समस्यात्मक। उद्देश्य कथन करते हुए हम प्रकरण को लिखते हैं। छात्रों, आज हम लोग राज्यसभा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद से नीचे हम प्रेजेंटेशन करते हैं, कहाँ पे टॉपिक होता है आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण। इसमें 4 कॉलम है, क्रम संख्या / शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। यहाँ पे कुछ 2-3 हम विकासात्मक प्रश्न कर लेते हैं। केंद्र की व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? संसद। संसद के दोनों सदनों का नाम बताइए, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक। राज्यसभा, पहला शिक्षण बिंदु है हमारा राज्यसभा, और यहाँ पे स्पष्टीकरण होगा। छात्र कथन में हम लिखते हैं कि छात्र या छात्रा कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में जो भी यहाँ पे मेन टॉपिक हमको श्यामपट्ट पे लेके लिखना होता है, वो हम श्यामपट्ट कार्य में कॉपी पे अपने प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं, अपने पाठ्य योजना में दिखाते हैं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, यह एक अस्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1962 ईस्वी को हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य अलग अलग क्षेत्रों से नॉमिनेट किया जाता है। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है तथा न्यूनतम संख्या 245 होती है। इसी में से हम कुछ बोध प्रश्न करेंगे, यानी कि बोधात्मक प्रश्न, छात्रों की समझ के लिए प्रश्न किया जाता है। तो पहला है संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? तो छात्र जवाब देंगे राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250 सदस्य। एक और हम क्वेश्चन ऐसा करेंगे जहाँ पे हमारा समस्यात्मक आए कि हम दूसरा शिक्षण बिंदु शुरू कर सके। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? समस्यात्मक। तो यहाँ पे हमारा शिक्षण बिंदु हो जाएगा राज्यसभा सदस्य की योग्यताएं, और यह क्रम संख्या 2 है। क्रम संख्या 2। स्पष्टीकरण होगा यहाँ पे, राज्यसभा का सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जिसकी आयु 30 वर्ष या उससे अधिक हो तथा वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो।
पागल या दिवालिया ना हो, मतदाता सूची में उसका नाम हो तथा भारत का नागरिक हो। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह हमारा एक स्पष्टीकरण समाप्त हो गया। इसके बाद से हम बोधात्मक प्रश्न करते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष या उससे अधिक। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्षों का। राज्यसभा के कितने सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है? 12 सदस्यों को। निर्धारित नहीं, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन थोड़ा गलत है, यहाँ पे हम मनोनीत लिखेंगे, मनोनीत। निरीक्षण कार्य, कक्षा में छात्र अध्यापक द्वारा घूम-घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाता है। छात्रों के व्यक्तिगत समस्या का समाधान उसी स्थान पर तथा सामूहिक समस्या का समाधान श्यामपट्ट पर किया जाता है। मूल्यांकन के प्रश्न, इसी को हम पुनरावृत्ति के प्रश्न भी कहते हैं। मूल्यांकन कहिए या पुनरावृत्ति के प्रश्न कह सकते हैं आप। तो पहला है, संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यहाँ पे हम 4 से 5 प्रश्न मूल्यांकन प्रश्न के लिए रखते हैं या पुनरावृत्ति प्रश्न के लिए रखते हैं। उसके बाद से हम छात्रों को गृह कार्य देंगे। सभी छात्र राज्यसभा के बारे में अध्ययन करके आएंगे या सभी छात्र राज्यसभा के कार्यों की सूची बनाकर लाएंगे। ये सारा चीज़ हम होमवर्क में दे सकते हैं। यहाँ पे होता है सुझाव या आलोचना और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। तो दोस्तों, कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।